please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के बुराड़ी में एक घर से 11 लाश मिलने की दिल दहलाने वाली घटना में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अब तक जिन लोगों के पोस्टमार्टम हुए हैं उनमें मौत की वजह लटकने को बताया गया है और मौत से पहले किसी तरह की झड़प या हाथापाई के निशान भी नहीं मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने फांसी लगाई थी और इनका गला नहीं दबाया गया। बुराड़ी के इस घर से मिला रजिस्टर तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक परिवार 2015 से ही रजिस्टर में नोट्स लिख रहा था और आखिरी बार 26 जून को रजिस्टर में कुछ लिखा गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है। हादसे में 6 बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार गाड़ी से बचाते वक्त हो गया। देहरादून में चलती स्कूल वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक वैन पूरी तरह जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि जब वैन में आग लगी उस वक्त उसमें स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही उन्हें बाहर निकाल लिया गया, जिससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक मकान से एक ही परिवार के 11 लोगों के शव बरामद होने के बाद जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मकान के अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने बताया कि जांच में 10 लोगों के शव फंदे से लटके मिले, जबकि एक बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला, जिसके गले पर कुछ निशान होने का भी दावा किया गया। मकान में 11 लोगों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस बीच मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस के 2 जवान उस मकान में दाखिल हुए, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। दूध वाला भी आया, दूध वाला जब भी तो खोल ऊपर जाना पड़ा, सारे को फांसी लगी थी, सारे लटके। पुलिस ने बताया कि फंदे पर लटके मिले शवों की आंखों पर कपड़े की एक पट्टी बंधी हुई थी, जबकि हाथों को भी रस्सी से बांधा गया था। हालांकि परिवार की जिस बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा हुआ मिला, उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या का शक जाहिर किया, जबकि बाकी 10 लोगों की मौत की वजह साफ नहीं होने की बात कही गई। We have started investigating matter thereafter, so we are yet to reach any conclusion whatsoever. जांच में पुलिस को मकान की छत पर एक पालतू कुत्ता भी बंधा नजर आया। ये कुत्ता उसी जाल से बंधा था जिस पर परिवार के लोगों का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पड़ोसियों ने भी बताया कि कुत्ते के भौंकने से अक्सर वो परेशान रहते हैं, लेकिन कल शाम के बाद से अभी तक कुत्ते ने एक बारी भौंका तक नहीं है और न ही कोई हलचल दिखाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 12 SHO, 22 इंस्पेक्टर और 8 ASP को तैनात किया गया। इसके बाद फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं जो FSL के जो टीम है वो यहां पर पहुंच गई है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस कोई चूक नहीं करनी चाहती। करीब 9 घंटे तक पूरे मकान को खंगाला गया। इसके बाद सभी 11 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, जिसने काला जादू और अंधविश्वास की वजह से सभी 11 लोगों की मौत की आशंका जताई। क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि उसने पड़ताल में 2 रजिस्टर बरामद किए। सूत्रों के मुताबिक इन रजिस्टरों में लिखा है, रात में 1 बजे के बाद जाप शुरू करो, मौत के पहले अपनी आंखें बंद करो, कपड़े और रुई रखकर, मरते समय छटपटाहट होगी, इसलिए अपने हाथ काबू करने के लिए उन्हें बांध लो। ये काम शनिवार और गुरुवार को अच्छा रहेगा। भाटिया परिवार के घर से कुछ हैंड रिटन नोट्स बरामद किए गए हैं और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स बरामद किए गए हैं। अब केस जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो क्राइम ब्रांच जो है इसी एंगल पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को मौके से अहम जानकारियां भी मिली, जिनमें एक दावा ये किया गया कि 11 लोगों की मौत चोरी के मकसद से नहीं हुई। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय घर में काफी पैसा रखा हुआ था, लेकिन दावा है कि इस पैसे को किसी ने नहीं छुआ और परिवार के सभी 11 लोगों के शव जिस कमरे से बरामद हुए वो पहली मंजिल पर था। इसके बाद भी पड़ोसियों को किसी के भी चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। वहीं सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो मकान का दरवाजा खुला था। हालांकि पड़ोसियों का दावा है कि उस परिवार के लोग हर रोज रात को दरवाजा बंद करके सोते थे। पुलिस का दावा है कि मरने वाले लोगों में 2 नाबालिग भी थे, जिनका शव जाल से बंधा हुआ मिला था, लेकिन नाबालिग के पैर जमीन पर नहीं छू रहे थे। क्राइम ब्रांच को शक है कि दोनों नाबालिग की हत्या करने के बाद उन्हें फंदे से लटकाया गया। रजिस्टर के पन्नों में तंत्र की विधि लिखी मिली है, जिसमें लिखा गया है कि पट्टियां अच्छे से बांधनी है, शून्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, रस्सी के साथ
सूती चुन्नियां या साड़ी का प्रयोग करना है। 7 दिन बाद पूजा लगातार करनी है, थोड़ा लगन और श्रद्धा से। कोई घर में आ जाए तो अगले दिन। इसके अलावा लिखा है कि बेबे खड़ी नहीं हो सकती तो अलग कमरे में लेट सकती हैं। सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। ये करते ही हमारे आगे के काम दृढ़ता से शुरू होंगे। मध्यम रोशनी का प्रयोग करना है। इसके अलावा लिखा है कि हाथों की पट्टियां बच जाएं तो उसे आंखों पर डबल कर देना। मुंह की पट्टी को भी रुमाल से डबल कर देना। रात्रि के 12 से 1 के बीच क्रिया करना है, उसके पहले हवन करना है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर भीड़ की पिटाई का दूसरा मामला सामने आया है। मालेगांव में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 4 लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया। हालांकि किसी तरह पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद चारों को बचाया जा सका। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। फिलहाल चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर मालेगांव में बच्चा चोरी गैंग की अफवाह फैली और इसके बाद भीड़ ने 4 लोगों को शक के आधार पर बंधक बनाकर पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कल महाराष्ट्र के धुले में ही बच्चा चोरी के शक में 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। धुले पुलिस में 5 टीमें बनाई गई है और वीडियो क्लिप की मदद से आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। 5 लोग मर गए, वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनका भी हाल वही होगा, क्योंकि उनको जेल हो जाएगी, उनको लाइफ टाइम अंदर रहना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसा कोई भी कदम वो नहीं उठाए जिससे वो कानून को अपने हाथ में ले। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी तरह की बयानबाजी से कोई फ़ायदा होने वाला है। कि कोई कभी भी इस तरह की घटना अगर होती है तो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, करता भी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर भी होता है उस पर कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी करती हैं। लेकिन उस पर अगर आप सियासत करेंगे, उस पर आप बयानबाजी करेंगे, तो निश्चित तौर से जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी करके समाज में हिंसा पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके हौसलों को बल मिलेगा। राज्य की पुलिस की यंत्रणा जो है, पुलिस मशीनरी जो है, वो पूरी तरीके से नाकामयाब है। और मुख्यमंत्री जो खुद एक गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर वो क्यों अभी तक ध्यान नहीं दे पाए। और ये घटनाएं जो बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसमें एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर रही गई है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए ऐसी घटनाएं, ऐसे वारदात ये बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों में ये हो गया है कि कोर्ट के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए कुछ नहीं हो सकता। न्याय सिर्फ पैसा वालों को मिलता है, वो भले अपराधी हो या ना हो। वो निराशा जो है उसको दूर करनी चाहिए। गुजरात के सूरत में पुलिस वाले मशीन की मदद से एक गाड़ी को उठाकर ले जाने लगे। आरोपी की गाड़ी में सवार शख्स ने 3 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पीली गाड़ी में सवार शख्स रॉन्ग साइड में होते हुए भी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी उसने एक फ्लाईओवर पर 3 बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं गाड़ी का अगला हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। और ये गाड़ी वाला कितनी स्पीड में था? गाड़ी वाला कम से कम 80-90 की स्पीड में था। ओवरटेक में सामने वाले को ठोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पजेरो गाड़ी है 4 व्हील, उससे 3 बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 2 बाइक पूरी तरह डैमेज हुए, एक जेंट्स, एक लेडीज और एक बच्ची, 3 लोगों की डेथ हुई है। इस हादसे के बाद वहाँ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गयी, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गाड़ी में 4 पुलिस वाले भी बैठे थे, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी चलाने वाला पकड़ा गया है, इधर ही था। अभी उसको पुलिस वाले ने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी विजय उप्रेती। पिथौरागढ़ के बालाती में बादल फटने की खबर है। वहां बादल फटने की वजह से सेराघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट का डैम भी टूट गया है। हालांकि अभी तक आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। और ये तस्वीरें ये बयां करती है कि किस तरह से बादल फटने के बाद एक बड़ी तबाही इस पूरे इलाके में आई है। खास तौर पर यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो काम था उसमें भारी नुकसान हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक चबूतरे पर बैठे आदमी को वहां खड़ी एक महिला पीटने लगी। आरोप है कि जमीन के बंटवारे को लेकर अपने पति को बंधक बनाए जाने की शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची महिला ने वहां आरोपी को देख लिया था, जिसके बाद महिला ने आरोपी को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए उसे थप्पड़ मारने लगी। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बावजूद महिला नहीं मानी और आदमी का कॉलर पकड़कर उसे भला बुरा कहने लगी। आदमी को पीटती महिला को देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए। बिहार के महुआ में हुए चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव साइकिल चलाकर लोगों से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। फिल्म रुद्रा द अवतार से नेता से अभिनेता बने तेज प्रताप यादव को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये तंज कसा जा रहा था कि वो मजबूरन फिल्मों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ पहुंचकर उन पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। लोगों की समस्याओं पर जवाबदेह अधिकारियों को लताड़ लगाने से लेकर तेज प्रताप यादव ने साइकिल की सवारी भी की। धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे कैसे जाएगा, तेल महंगा हो गया है। इससे पहले वो महुआ के एक गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने टी विद तेज प्रताप के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चाय की चुस्कियों के बीच आरजेडी नेता ने लोगों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद तेज प्रताप यादव वहां से निकल गए और घर घर जाकर लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। हालांकि बातचीत के समय जब तेज प्रताप यादव से लोगों ने बिजली और पानी के मुद्दे पर सीधे और तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताते हुए पल्ला झाड़ दिया। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर भेदभाव का भी आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनने की वजह से महुआ के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। सरकार पलट गया, नीतीश कुमार सोचा कि तेजस्वी तेज प्रताप जी का घर है महुआ, सही इसलिए इधर कोई काम नहीं करता। तेज प्रताप यादव ने लोगों के सवालों का जवाब दिया तो उनकी समस्याओं को लेकर जवाबदेह अधिकारियों को भी खूब लताड़ लगाई। आप लोग अफसर हैं तो आप लोग को ख्याल रखना चाहिए, आप लोग को तो सूचना पहले मिलता ही होगा। इसके बाद वो एक महिला की समस्या सुनने के लिए उनके घर पहुंच गए और उनकी मदद का भरोसा दिया। बोल दिया, बात कर लिया अफसर से। आरजेडी नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 साल बाद पहुँचे। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर तेज प्रताप यादव को घेर कर खड़े हो गए। तेज प्रताप यादव ने लोगों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया तो घर घर जाकर लोगों को सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ विरोध करने के लिए मनाया। इसके बाद वो गांव के पास खंडर हो चुके एक मंदिर में दाखिल हुए और झाड़ू लगाकर वहां की सफाई की। मंदिर की साफ सफाई करने के बहाने उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। भाजपा वाले, बजरंग दल वाले केवल नाम के लोग हैं, ये मंदिर का रक्षा करना नहीं जानते हैं। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों के उन बयानों पर भी हमला किया जिनमें उनकी फिल्म रुद्रा द अवतार को लेकर निशाना साधा गया था।